नमस्कार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पूर्व की कक्षा में हम ऊष्मागतिक प्रायिकता के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और जैसा कि पहले आपको बताया था, अगर किसी स्थूल निकाय में कणों की संख्या कम हो, किसी निकाय में अगर गैसीय निकाय में अणुओं की संख्या या कणों की संख्या कम हो तो उसके लिए हम आसानी से ऊष्मागतिक प्रायिकता का अध्ययन कर सकते हैं। ऊष्मागतिक प्रायिकता का मान कितना होगा ये ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए निकाय में कणों की संख्या बहुत अधिक हो और वो अनेक उपकक्षाओं में वितरित हों तो उस स्थिति में ऊष्मागतिक प्रायिकता का मान कितना होगा। इसलिए आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम किसी ऊष्मागतिक निकाय जिसमें कि कणों की संख्या बृहत होती है, बहुत अधिक होती है, उसके लिए ऊष्मागतिक प्रायिकता का अध्ययन करेंगे और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप में यदि किसी निकाय में n अणु विभिन्न सेलों में क्रमशः n1, n2, ni की संख्या में वितरित हैं, तब निकाय की ऊष्मागतिक प्रायिकता ओमेगा इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 एंड सो ऑन इस प्रकार होगी। और ये जो फैक्टोरियल्स का मल्टीप्लिकेशन है, फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3, इन सब को हम मल्टीप्लिकेशन के तौर पर पाई फैक्टोरियल ni लिख सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के निकाय की जो ऊष्मागतिक प्रायिकता है जिसमें कि कणों की संख्या n बहुत अधिक होती है और कण विभिन्न कक्षाओं में n1, n2, n3, ni की भांति वितरित हों तो निकाय की जो स्थूल अवस्था है उसकी जो ऊष्मागतिक प्रायिकता है उसका मान होगा फैक्टोरियल n अपॉन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टोरियल ni। यदि कोई कोष्टिका रिक्त है तो उस कोष्टिका के लिए ni इक्वल्स टू 0 होगा और इस स्थिति में फैक्टोरियल 0 का मान चूँकि 1 होता है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो ऊष्मागतिक प्रायिकता है वो शून्य नहीं होगी, इसका जो मान है वो नॉन जीरो होगा। अब चूँकि कणों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए चूँकि n और n1 इनका मान n और ni ये अत्यधिक बड़ी संख्याएं हैं, इसलिए जो फैक्टोरियल का मान है वो हम यथेष्ट परिशुद्धता के साथ स्टर्लिंग जो अप्रॉक्सीमेशन फॉर्मूला है उसकी सहायता से ज्ञात करते हैं, जिसके अनुसार log ऑफ फैक्टोरियल x जो है उसका मान होता है x log ऑफ x माइनस x। इसलिए जो ऊष्मागतिक प्रायिकता का सूत्र जो कि हमने अभी परिभाषित किया है समीकरण 2, उसका अगर हम लॉगरिथमिक ले लें तो स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन से हम ये कह सकते हैं कि log ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू log फैक्टोरियल n माइनस log फैक्टोरियल n1 माइनस log फैक्टोरियल n2 एंड सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं log फैक्टोरियल n माइनस समेशन log ऑफ फैक्टोरियल ni। और अब अगर हम स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन काम में लें तो log फैक्टोरियल n इसका मान हुआ n log n माइनस समेशन log फैक्टोरियल ni, इसका मान हुआ माइनस समेशन ni log ni और माइनस माइनस प्लस समेशन ni। और चूँकि समेशन ni टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो विभिन्न कक्षाएं हैं उनमें कण चूँकि जैसा कि आपको बताया n1, n2, n3 की भांति वितरित हैं, इसलिए इन समस्त कणों का जो योग है वो n के बराबर होगा। इसलिए माइनस n और प्लस समेशन ni इक्वल्स टू ni एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए log ऑफ ओमेगा का जो मान है वो हमें प्राप्त होगा n log n माइनस समेशन ni
log of ni। और चूंकि समय के साथ कला निर्देशाकाश की जो विभिन्न कोष्टिकाएं हैं उनमें कला बिंदु एक कोष्टिका से दूसरी कोष्टिका में परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए ni का जो मान है वो परिवर्तित होगा। यानी किसी कक्षा में जो कणों की संख्या है वो कम होगी, लेकिन उतनी ही संख्या में दूसरी जो कोष्टिकाएं हैं उनमें कणों की संख्या में वृद्धि होगी। इसलिए जो भी इस निकाय की हम कहें कि जो साम्यावस्था है उसमें इस प्रायिकता का जो मान है वो अधिकतम होना चाहिए, और इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रायिकता का जो लॉगरिथमिक है वो भी अधिकतम होना चाहिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अधिकतम प्रायिकता के लिए ये कह सकते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन के अनुसार जो ऊष्मागतिक प्रायिकता का लॉगरिथमिक है उसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो शून्य होना चाहिए। अर्थात अधिकतम प्रायिकता के लिए जो प्रतिबंध है वो होगा डेल लॉग ऑफ ओमेगा 0 इक्वल्स टू माइनस समेशन माइनस इक्वल्स टू डेल्टा एन लॉग एन माइनस डेल्टा समेशन एन आई लॉग एन आई। और चूंकि एन कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ, तो जो डिफरेंशिएशन होगा वो टर्म समेशन एन आई लॉग ऑफ एन आई का होगा। इसलिए डेल्टा लॉग ओमेगा 0 इक्वल्स टू माइनस समेशन एन आई डेल्टा लॉग ऑफ एन आई माइनस समेशन लॉग ऑफ एन आई डेल्टा एन आई, और इसका जो मान है वो 0 होना चाहिए। यहाँ दो क्वांटिटीज़ हैं, एक एन आई एक लॉग ऑफ एन आई, दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना होगा, जिसके कारण हमें ये दो टर्म है वो प्राप्त होती है। लेकिन चूँकि समेशन एन आई डेल्टा लॉग ऑफ एन आई इसका मान हुआ समेशन एन आई, और डेल्टा लॉग ऑफ एन आई का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हुआ 1/n आई डेल्टा एन आई इक्वल्स टू 0। एन आई आपस में कैंसिल हो गए, और समेशन डेल्टा एन आई इसको हम लिख सकते हैं डी समेशन एन आई, और चूँकि समेशन एन आई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसलिए ये हुआ डी एन बराबर 0। चूँकि एन का जो मान है वो कांस्टेंट अर्थात कुल कणों की संख्या है वो नियत है। इसलिए इस पार्शियल डिफरेंशिएशन से हमें प्राप्त होता है समेशन लॉग ऑफ एन आई डेल्टा एन आई इक्वल्स टू 0। और अब इस निकाय के लिए हम जो दो कंजर्वेशन लॉज हैं वो काम में ले सकते हैं, और इस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार किसी भी ऊष्मागतिक निकाय के लिए जो दो कंजर्वेशन लॉज हैं वो लागू होते हैं। और वो लॉज ये हैं कि निकाय में कणों की जो कुल संख्या है वो नियत होती है। हालांकि अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग कक्षाओं में वितरित हैं, और चूंकि ये स्थिर नहीं है समय के साथ ये परिवर्तित होते रहते हैं। हालांकि कक्षाओं में कणों की संख्या वो परिवर्तित होती है, लेकिन टोटल जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट होंगे। इसलिए डेल्टा एन जो कि समेशन डेल्टा एन आई के बराबर है, यानी डेल्टा एन वन प्लस डेल्टा एन टू प्लस डेल्टा एन थ्री एंड सोन, इस सब का जो मान है यानी ये जो डेल्टा एन है इसका मान 0 होगा, अर्थात कुल कणों की संख्या है वो कांस्टेंट है। इसी प्रकार इस निकाय में चूँकि अलग अलग कक्षाओं में कण हैं वो अलग अलग n1 n2 n3 की भांति वितरित हैं, इसलिए इन टोटल कणों की जो ऊर्जा है वो भी जो है पूरे निकाय की जो कुल ऊर्जा है वो कांस्टेंट होगी। अगर प्रथम कक्षा जो कक्षक जिसमें कि n1 कण है उसकी एनर्जी ε1 हो, दूसरी कोष्टिका जिसमें कि कणों की संख्या n2 है उसकी एनर्जी अगर ε2 हो, इसी प्रकार अगर ith कोष्टिका जिसमें कि कणों की संख्या ni है उसकी ऊर्जा εi हो, तो हम कह सकते हैं प्रथम कोष्टिका की कुल ऊर्जा ε1 n1 होगी, दूसरी कोष्टिका की ऊर्जा ε2 n2 होगी। इसी प्रकार ith कोष्टिका की जो ऊर्जा है वो εi ni होगी, जिससे कि
जो टोटल पूरे सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो ही समेशन एप्सिलॉन आई एन आई। और चूँकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो टोटल एनर्जी है ये भी कंजर्व करनी चाहिए, इसलिए डेल्टा यू यानी समेशन एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई दैट इज एप्सिलॉन डेल्टा n1 प्लस एप्सिलॉन 2 डेल्टा n2 प्लस एप्सिलॉन 3 डेल्टा n3, ये जो टोटल एनर्जी है इसका मान है वो 0 होना चाहिए। इस प्रकार हमारे पास तीन इक्वेशन प्राप्त हो रही हैं। एक, टोटल एनर्जी का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो रहा है। दूसरी इक्वेशन, टोटल जो कणों की संख्या है डेल्टा n, इक्वेशन 7, इसका मान 0 हो रहा है। और पहली इक्वेशन जो हमने निकाली है ऊष्मागतिक प्रायिकता से कि समेशन log ऑफ एन आई डेल्टा एन आई इक्वल्स टू 0, इक्वेशन जो 5 है उसका मान 0 हो रहा है। तो इन तीन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें? तो इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम एक नियम काम में लेते हैं जिसको हम कहते हैं लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, लैग्रांज के अनिर्धारित गुणांकों की विधि। और इस विधि के अनुसार इन तीनों समीकरणों को हल करने के लिए हम समीकरण 7 को एक कांस्टेंट माइनस log ऑफ अल्फा से गुणा करते हैं और इसी प्रकार इक्वेशन 9 को एक कांस्टेंट बीटा से गुणा कर समीकरण 5 में जोड़ देते हैं, जिससे हमें जो इक्वेशन है वो प्राप्त होती है समेशन log ऑफ एन आई डेल्टा एन आई माइनस log ऑफ एन माइनस log ऑफ अल्फा डेल्टा एन आई प्लस बीटा एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं log ऑफ एन आई माइनस log ऑफ अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, ये और डेल्टा एन आई है वो कॉमन होगा, तो ब्रैकेट में आ गया log ऑफ एन आई माइनस log ऑफ अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई इंटू डेल्टा एन आई इक्वल्स टू 0। और चूँकि डेल्टा एन आई ये स्वतंत्र राशियाँ हैं, डेल्टा n1 डेल्टा n2 डेल्टा n3, ये विभिन्न जो कोष्ठिकाएँ हमने मानी हैं उनमें कणों की संख्या में परिवर्तन है। ये चूँकि स्वतंत्र राशियाँ हैं इसलिए ये 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब इसके गुणांक, इसका जो गुणांक है log ऑफ एन आई माइनस log ऑफ अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, इसका जो मान है वो 0 होना चाहिए, अर्थात log ऑफ एन आई माइनस log ऑफ अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई इक्वल्स टू 0। और इसलिए इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं log ऑफ एन आई बराबर log ऑफ अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई या log ऑफ एन आई अपॉन अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, इसलिए एन आई इक्वल्स टू अल्फा ई की पावर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। और चूँकि एन आई संख्याओं का जो योग है वो कणों की टोटल निकाय के टोटल जो कण हैं उनकी संख्या के बराबर है, इसलिए समेशन एन आई इसका मान हुआ एन के बराबर। इसलिए इस इक्वेशन 10 से समेशन एन आई इक्वल्स टू अल्फा, चूँकि कांस्टेंट है अल्फा, समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। यहाँ पर ये जो राशि प्राप्त हो रही है समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है। और इस समेशन को, समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, इसको हम पार्टीशन फंक्शन या अवस्था का योगफल कहते हैं और इसे कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जर्मन भाषा में इसका जेड जो वर्ड है, जेड जो अक्षर है, ये जर्मन शब्द सुस्तांशुमे से लिया गया है और इसका मतलब होता है कि ये अवस्थाओं का जो योगफल है उसको रिप्रेजेंट करता है। फिजिकली जो संवितरण फलन है इसका अभिप्राय ये है कि ये बतलाता है कि किसी निकाय में जो कण हैं वो किस प्रकार विभिन्न कक्षाओं में पार्टीशन्ड हैं, वितरित हैं। हाउ पार्टिकल्स आर पार्टीशन्ड इन ए सिस्टम, दैट इज योर पार्टीशन फंक्शन। सो अगर इसे हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करें, अर्थात जेड इक्वल्स टू समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई हो, तो उस स्थिति में
एन इक्वस टू अल्फ़ा जेड हो गया, जिससे कि अल्फ़ा जिसको कि हमने अनिर्धारित गुणांक माना था, अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर माना था, इसका जो मान है वो हमें प्राप्त हो जाता है एन अपॉन जेड के बराबर। इसलिए ith कोष्ठका में अधिकतम उष्मागतिक प्रायिकता की अवस्था में जो कणों की संख्या है एन आई, इसका मान हमें प्राप्त होता है एन अपॉन जेड एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। और इस प्रकार अगर हम ith कोष्ठका में की जो ऊर्जा है उस जिसको कि हमने एप्सिलॉन आई माना है, अगर हम ये चाहें कि ith कोष्ठका की ऊर्जा एप्सिलॉन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी एन कैपिटल एन आई अपॉन एन, और इस एन आई अपॉन एन का जैसे कि अब ऊपर हमने मान निकाला है एन आई की इक्वेशन से, तो ये हुआ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई अपॉन जेड, और जेड का मान समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। इसलिए प्रोबेबिलिटी दैट द ith cell having energy epsilon I is exponential minus beta epsilon I upon summation exponential minus beta EI। गुणक एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई ये बोल्ट्जमैन फैक्टर कहलाता है। और इस प्रकार दो कोष्ठिकाएँ जिनके ऊर्जा एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 है, इन दोनों कोष्ठिकाओं की ऊर्जा की एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 होने की का जो अनुपात है, प्रायिकताओं का जो अनुपात है P1 अपॉन P2, इसको भी हम भली भांति ज्ञात कर सकते हैं, और इसका मान है वो होगा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन 2, क्योंकि समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन साई एप्सिलॉन आई ये कॉमन होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए जो रेशियो है वो बचा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1। और इस चूँकि बीटा ये भी अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है, इसको हम आगे की जो ऑनलाइन क्लासेज होगी उसमें इसका निर्धारण करेंगे, और इसका जो मान है वो होता है 1 अपॉन KT के बराबर, जहाँ T सिस्टम का टेम्परेचर है और K है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इसलिए P1 अपॉन P2 जो है वो हमें प्राप्त होता है एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन KT। आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।